हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर हम हर रोज 10 क्वेश्चंस लेंगे 2024 के, एक दिन 2023 के और एक दिन 2022 के, टू कवर अ पर्टिकुलर चैप्टर विद अ सिंपल आइडिया कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स और द प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स कवर कर दिए जाएं, जिससे आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं इस जनवरी अटेम्प्ट में। So if you love this idea and to motivate the team who is working behind this particular series, you just have to do one thing: hit that like button and subscribe the channel, because there will be a lot of things which we will be doing to make sure, with a simple goal, कि आप learning maximize कर पाएं, learning maximize. So the teacher who is going to take this particular series is Prince sir from the Math and Go platform, and he will make sure only one thing, यार लर्निंग मैक्सिमाइज होनी चाहिए। अब लर्निंग मैक्सिमाइज होने का क्या मतलब है कि यार अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड्स हैं, भाई टाइम कम है, पर फिर भी अगर हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है उस सेम क्वेश्चन से, तो हमें चाहिए एक क्वेश्चन में जितने भी मैक्सिमम तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है, अगर हम उस तरीके से करेंगे तो लर्निंग मैक्सिमाइज हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट वी एट मैथ एंड गो इज कॉल्ड द लर्निंग मोड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, hit that like button and start this session. And also do not forget that we will also be giving you the PDF slide of this particular session, जो हमने questions pick करे हैं, plus we'll also give you some questions, similar style of questions from the PYQ itself to practice. वो कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, वो आपको मैथ एंड गो की ऐप पे मिलेगा, जो आपको डाउनलोड करनी है, या आप सीधा वेब ऐप पे भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट। एंड नाउ ओवर टू प्रिंस सर, so to start this particular session on quadratic equations. God bless, keep learning, keep enjoying. Hello everyone, welcome to the session. So आज हम करने वाले हैं the top PYQs of JEE Main 2024 from the quadratic equations. जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके हम सोल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन की सिलेक्शन हमने कोशिश करी है कि इस तरीके से करी गई है कि मेजर कंसेप्ट हमारे कवर हो जाए, मेजर चैप्टर कवर हो जाए। बट दो तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2024। जैसे कॉमन रूट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लोकेशन ऑफ रूट्स पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऑन द अदर हैंड, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट खूब क्वेश्चन पूछे गए, न्यूटन थ्योरम पे खूब क्वेश्चन पूछे गए। मॉडुलस वाली एक कैटेगरी वो पहले नहीं पूछी जा रही थी ज्यादा, बट 2024 में मॉडुलस वाले भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, तो क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करनी ही है, बट साथ में आपको थोड़ा ये भी आइडिया लग जाएगा कि अभी रिसेंटली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से कंसेप्ट ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यस, सो स्टार्ट करा जाए। ठीक है, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ में सोल्व करेंगे सारे, देखना। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में तो ये स्टेटमेंट चलती है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रूट्स दे रखे हमें, और मुझे पता है इसको यूज करने का एक तरीका तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो काम आता है, मेथड 1 क्या हो सकता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज मिल जाती है हमें। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाते हैं। बट इसके अलावा भी सुन लो एक बार, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इसको यूज करने के। तो देखो, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, मेथड 2। बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो है तो ऑब्वियस, बट ये भी कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है, इसकी भी याद रखेंगे। और तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है, अगेन वेरी बेसिक, सबको पता है हमें कि अगर इक्वेशन के रूट्स ये वाले हैं तो मतलब पॉलिनोमियल के फैक्टर्स पता लग जाएंगे मुझे। सो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं मोटे मोटे जिनको यूज करा जा सकता है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, राइट। चलो आगे देखते हैं, पता चलेगा क्या करना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस इज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रूट्स हमें दे रखें कि भाई एक रूट ये होगा और दूसरा रूट ये होगा। तो पता चल गया क्या हमें तीनों में से कौन सा यूज करना है, मेथड 1 यूज कर लेंगे। सर पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। और अगर एक बार रूट्स की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन लिखनी तो मुझे आती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो बस अब तो कैलकुलेशन बची है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें लगानी आती है, तो कर देते हैं फटाफट से। चेक करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -2√2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, -1। बता दो देख के, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे फाइंड करोगे। क्या लग रहा है
कि सर अल्फा प्लस बीटा लेके उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे और उसके बाद एक बार फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाएगा। यस, तो करते हैं इसको जल्दी से, देखना। सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2√2। कर दो स्क्वायरिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, दैट मीन्स -2 इज इक्वल टू 8। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। क्या करोगे, फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे सर, बात बन जाएगी। कर दो फिर से, +2 टाइम्स क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। सो 1 हो गया ये, तो 10 का स्क्वायर इज 100। अब काफी बार ना हम ये भी गलती भी करते हैं कि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले को भूल ही जाते हैं करना, उसको 10 ही लिख देते हैं। यस, तो आपको पता ही होता है कि आप कौन सी गलतियां ज्यादा करते हो, उसका ध्यान रखा करो। लो, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। एक काम तो हो गया। और क्या चाहिए, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। ये कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्यूब कर देंगे सर इसका दोनों तरफ। सो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी भी आती है हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यस, इज इक्वल टू कितना, 1000। पता है सारी वैल्यूज, पुट कर दो, आंसर आ गया। सो वी हैव दिस प्लस 3 इंटू 1, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी 10। सो यस, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, कितनी वैल्यू आ गई, 970 आ गई। मुझे क्या चाहिए था, अपॉन 10 चाहिए था, अपॉन 10 भी कर दो, क्या इशू है उसमें, 97। सो दोनों रूट्स आ चुके हैं, एक रूट इज 98, एक रूट इज 97। पुट कर देंगे, सम आ गया कितना, 195 आ गया। सो ऑप्शन 3 आएगा, ये ऑप्शन 4 आएगा। मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। तो ये कंप्लीट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। सो ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। यस, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही स्टेटमेंट, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दे रखा है ये, क्योंकि तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। और इसका एक मतलब और भी है कि अब मैं p से डिवाइड कर सकता हूं सारी इक्वेशन को, अगर मेरा मन करेगा तो, राइट। अगेन देखने में बड़ी ऑब्वियस चीज है, सुनने में बड़ी ऑब्वियस चीज है, बट ये वाले कंसेप्ट में भी हम गलती करते हैं। कई बार क्या होता है मेरे पास कि सपोज ऐसी इक्वेशन आ गई है कि भाई इसके रूट्स फाइंड करो, तो जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, एक्स को तो डिवाइड ही करवा देते हैं राइट हैंड साइड पे कि वो तो 0 हो गया, बस ये बच गया मेरे पास। तो ये तो गलत है करना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 वाला रूट भी तो आएगा एक। सो जब भी किसी नंबर से डिवाइड करवाओ इक्वेशन में, चेक कर लिया करो वो 0 हो सकता है कि नहीं, अगर नहीं हो सकता तभी डिवाइड करवाएंगे उसको, राइट। सिमिलरली कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है आपके सामने, एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। मान लो ऐसा कुछ आ गया कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो, क्या करोगे कि ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, सेम चीज है, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। क्या लग रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं सर, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो पॉइंट क्या है कि भाई डिनोमिनेटर को कभी 0 मत बनने देना, और अगर तुम किसी से डिवाइड करवा रहे हो वो भी तभी करवा सकते हो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो, अगर उस नंबर की वैल्यू 0 नहीं है तो। ठीक है, चला जाए आगे, देखते हैं आगे क्या बोला गया। इफ p q एंड r आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट जीपी। नॉन कांस्टेंट जीपी का मतलब कांस्टेंट जीपी नहीं है। कांस्टेंट कब होती है, जब तीनों बराबर हो जाते हैं। तीनों बराबर कब होते हैं, जब कॉमन रेशो की वैल्यू 1 होती है। सो कॉमन रेशो को अगर कुछ मान ले, k मान लेते हैं, सो क्या दे रखे इनडायरेक्टली कि भाई k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि तीन नंबर्स को जीपी में कैसे एज्यूम करते हैं, मेरा मन करेगा तो p k इंटू पी, के स्क्वायर इंटू पी एज्यूम कर सकता हूं मैं तो। यस, एक वेरिएबल कम हो गया, 3 वेरिएबल चल रहे थे, 2 से काम बन जाएगा अब मेरा। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये तो मुझे पता है सर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज हो जाएगा यहां से, और इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन तो वैसे ही लग रहा है, उसी कंसेप्ट पे लग रहा है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। यस, बस ये कंडीशन लगा के देख लेते हैं क्या बनेगा, यही तो मेन कंडीशन है इसमें। सो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/4। करो वैल्यूज पुट। अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस क्यू अपॉन पी, यहां से ले लो वैल्यूज। सो माइनस के पी अपॉन पी, माइनस के ही आ गए ये तो। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस आर अपॉन पी, सो माइनस दिस अपॉन पी माइनस के स्क्वायर।
अच्छा के की वैल्यू आ गई है मतलब मेरे पास, ओके ठीक है। चलो पूछा क्या गया था वो भी देख लेते हैं एक बार। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, कैसे फाइंड करोगे इसको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से। तो बड़ी प्यारी सी आइडेंटिटी होती है, याद रखा करो, अगर नहीं याद तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, वही चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, माइनस के, तो ये के स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के स्क्वायर, बात बन गई। यस, सब कुछ के की टर्म्स में आ गया, पी का तो काम ही खत्म हो गया, और के की वैल्यू तो मेरे पास है, ये आंसर आ गया। सो देखने में तो लग रहा था थोड़ा टफ तो बनेगा, बट बना नहीं, बड़ा आराम से सोल्व हो गया, राइट। तो दो कंसेप्ट का यूज कर लिया बस इसने, दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, जीपी वाला कंसेप्ट और रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। फाइन, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दूर से देखने में थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है, कोई नहीं, पढ़ के देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, यहां पे मिसिंग है, नेचुरल नंबर होगा, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फिर से सेम स्टेटमेंट। और देखो क्या आइडिया लग रहा है इसको देख के, क्या बोल रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो हमने तो क्या सीखा हुआ है, इंटीजर रूट्स की कंडीशन सीखी हुई है हमने तो, कि भाई इंटीजर रूट्स कब होते हैं, याद है क्या, क्या होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है, सो इंटीजर रूट्स की कंडीशन इज ए 1 होना चाहिए, बी इंटीजर होना चाहिए, सी इंटीजर होना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं फॉर द रूट्स टू बी इंटीजर्स। तो एक चीज तो ये दिमाग में आ रही है कि नेचुरल नंबर वाले रूट्स हैं तो ये वाली कंडीशंस भी लगाई जा सकती है। और दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास वो तो है ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वेयर लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू, यहां पे फिर से मिसिंग है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब इसको देख के भी डर जाएंगे कई लोग तो, बट थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका। लैम्डा बाई 2 नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करवा दो। लैम्डा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटू एन, लैम्डा 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो सिंपली ये दे रखा है हमें कि भाई लैम्डा 2 का मल्टीपल नहीं है, और 3 का भी तो सेम ही सिचुएशन है, लैम्डा बाई 3 तो 3 का मल्टीपल भी नहीं है। और लिख देते हैं एंड से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस, तो 2 का मल्टीपल भी नहीं है, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, ये लैम्डा पे कंडीशन आ गई। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। इफ लैम्डा एज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कंडीशंस पे कंडीशंस लगाई जा रही है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले नेचुरल नंबर वाली कंडीशन लग गई, फिर ये कंडीशन आ गई, अब मिनिमम वाली कंडीशन आ गई। क्या पूछा गया, ये पूछा गया, ये और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में। तो आइडिया क्या लग रहा है कि टारगेट तो क्या है, ये तीन चीजें फाइंड करने को बोला गया मेरे को, लैम्डा अल्फा और बीटा, तीन वेरिएबल सोल्व करने पड़ेंगे। यस, तो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। कोई एक डायरेक्शन अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हो जाएगा, बट सोचना पड़ेगा कहां से स्टार्ट करेंगे। एक डायरेक्शन तो देखो मेरे पास ये है ही है, यहां से करके देखें इंटीजर रूट्स वाली कंडीशन लगा के। ए की वैल्यू 1 चाहिए तो ठीक बात है सर 1 है, बी की वैल्यू इंटीजर चाहिए, सही बात है इंटीजर है, सी की वैल्यू इंटीजर, तो लैम्डा इंटीजर है क्या, ऐसा कुछ दे रखा है तो नहीं, दे तो नहीं रखा, तो लैम्डा इंटीजर होना चाहिए। हमने कंडीशन बना ली कि भाई लैम्डा इंटीजर चाहिए। और क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेट शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो डिस्क्रिमिनेट निकाल लो इसका, ये डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर टाइप का कुछ मान लेते हैं। अब यहां से देख के बताओ कुछ आइडिया लग रहा है तो, यहां से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड कर पाओगे क्या, नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर मैं हिट एंड ट्रायल से करने बैठ गया तो बस फिर तो हो गया काम। तो ये तो लग रहा है कि यहां पे आके तो हम स्टक हो गए, इसके बाद तो नहीं प्रोसीड कर पा रहे। तो ये वाला जो डायरेक्शन था, ये जो मेथड था, ये तो नहीं काम का लग रहा। अच्छा, और क्या समझ में आ रहा है, और दूसरा ऑप्शन तो वही हमारा पुराने वाला, वो करके देखते हैं क्या, कि सर अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, कितना आएगा 70, और अल्फा इंटू बीटा कितना, लैम्डा। लग रहा है बन रही है बात, क्यों, क्योंकि लैम्डा को मिनिमम करने के लिए बोला गया था हमें, और क्या लैम्डा क्या है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो मुझे पता है कि जब भी किसी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर लेते हैं पहले तो करा जा सकता है वो, तो अल्फा प्लस बीटा की हेल्प से इसको सिंगल वेरिएबल में ले आओ। अब तो लग रहा है कि सोल्व हो जाएगा। यस, कैसे मिनिमाइज करोगे इसको, एक
तरीका तो हो सकता है कि सर डिफरेंशिएट कर देंगे, करके देखो जल्दी से। तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, 70 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 35। सॉल्व हो गया सर, अल्फा की वैल्यू आ गई 35, बीटा भी 35 आ गया, लैम्डा 35 का स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, गलती कर दी है बड़ी ज्यादा, बड़े वाली। क्या अल्फा इक्वल टू 35 पे डेरिवेटिव 0 है, तो अगर तुम सोच के देखो 35 पे 35 इंटू 35 दोनों नंबर सेम हो गए, तो उससे तो लैम्डा मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम नहीं आ रहा। तो जब भी डिफरेंशिएट करो एक बार जल्दी से देख जरूर लिया करो कि मिनिमा वाली कंडीशन आ रही है मैक्सिमम वाली। तो ये तो मैक्सिमा आ रहा है, मुझे तो मिनिमा चाहिए, तो ये तरीका तो नहीं काम करा आपका डिफरेंशिएट वाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका कुड भी कि सर हम ना ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। ग्राफ से मुझे पता है कि रेंज क्या होती है, हमेशा -d/4a होती है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक है हमेशा -d/4a, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली ये वो फॉर्मूला लगा के फाइंड कर दूं। बट इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ना। तो ग्राफ से तो इसकी मिनिमम वैल्यू -∞ आएगी, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो -d/4a आएगी। सो दिस इज अगेन द मैक्सिमम वैल्यू नॉट द मिनिमम वैल्यू। यही प्रॉब्लम आ रही है बार बार। यस, तो बेस्ट तरीका क्या होता है ऐसी सिचुएशन में। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि भाई अल्फा ना रियल नंबर नहीं है हमारा, अल्फा पे कंडीशंस है काफी सारी, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी ऐसे कंडीशंस के साथ कोई एक्सप्रेशन हो, मैं हमेशा क्या करूंगा, स्क्वायर कंप्लीशन वाला तरीका फॉलो करूंगा। ये बेस्ट तरीका है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो स्क्वायर कंप्लीट करके देखते हैं क्या बनेगा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 70 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, क्या बन गया ये, अल्फा माइनस 35 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है शायद ये। सो वी हैव 35 का स्क्वायर माइनस दिस, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे लैम्डा को मिनिमम करना है तो इस सारे को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो सोच के बताओ, अल्फा को तुम क्या रखो ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इन्फिनिटी रखेंगे सर। इन्फिनिटी रखना तो अलाउड है ही नहीं है, लैम्डा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस, और लैम्डा नेगेटिव हो सकता है क्या, लैम्डा नेगेटिव नहीं होगा सर, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं रख सकते। कंडीशन देखो क्या कुछ है, अल्फा पे क्या कंडीशन थी, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मतलब अल्फा की वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो सकती हैं, 1 से, 1 2 3। मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है, 70 हो सकती है क्या, नहीं होगी। अल्फा 70 हो गया तो बीटा 0 हो गया, 70 से बड़ी भी नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 69। सो ये कंडीशंस हैं अल्फा पे, इतनी वैल्यूज ही रख सकते हो। ये मेन देखने वाली चीज थी। अब मेरा काम आसान हो गया, अब तो मैं 1 बाय 1 पुट करके देखता जाऊंगा। मुझे पता है 35 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, तो 35 से जितना दूर जाओगे वहां पे मैक्सिमम मिलेगा, तो 1 पे मैक्सिमम मिलना चाहिए। क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर, और 69 पे भी इनफेक्ट सेम ही आ रहा है। सो क्या पता चल गया कि सर अल्फा इज इक्वल टू 1 पे आंसर आ जाना चाहिए मेरा। अल्फा को 1 रखूंगा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन गई, यहां से देख लो चाहो तो, लैम्डा इज 1 इंटू 69 दैट इज 69। बन गई क्या बात, नहीं, गड़बड़ हो गई। ये कंडीशंस तो हमने मिस ही कर दी कि लैम्डा 2 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए 3 का, बट इसमें तो 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 तो अलाउड नहीं है लेना। क्या करें, दूसरी वैल्यू पकड़ लो, अल्फा इक्वल टू 2 पे चेक करके देख लो, लैम्डा कितना आ जाएगा, यहां पे रख के देख रहे हैं, 2 इंटू 68, 2 का मल्टीपल आ गया, गड़बड़ हो गई है, नहीं चाहिए हमें। और अल्फा इक्वल टू 3 रख के देखो, 3 पे तो वैसे नहीं आएगा, 3 का मल्टीपल बन ही गया, दिख ही रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू 4, पॉसिबल ही नहीं है, दिख रहा है 4 का मल्टीपल बन गया। अल्फा इक्वल टू 5 पे चेक करके देखो, 5 इंटू 65, बन गई क्या बात, यस, 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल भी नहीं है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आ गई 5, लैम्डा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 325। यस, सब कुछ आ चुका है मेरे पास, अल्फा आ गया, लैम्डा आ गया, बीटा कितना हो जाएगा, बीटा 65 हो गया। तो मजेदार क्वेश्चन था बड़ा ये तो। और एक बार अगर अल्फा बीटा लैम्डा की वैल्यू आ गई, फिर तो यहां पे पुट करने आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। तो एग्जाम में करने के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन था, यस, बट मेन देखा जाए तो हमने कुछ ज्यादा करा भी नहीं है। सिंगल वेरिएबल में तो पहले ही बन गया था, उसके बाद तो थोड़ा गलतियां होने के चांसेस ज्यादा थे, बट अदरवाइज कुछ खास था नहीं, बस कंडीशन थोड़ी ज्यादा आ गई थी, उस कारण से कंफ्यूजन हो गई थी हमें, राइट। ठीक बात है, आगे चलते हैं। 60 वुड बी द आंसर, वेरीफाई करके देखना वैल्यूज पुट करके।
ओके, दिस क्वेश्चन नाउ, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर से सेम स्टेटमेंट आ गई सर, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दे रखे हैं, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे इसका। ओके, लेट पी एन इज इक्वल टू दिस, ये हमारे काम का फॉर्मेट आ गया, जानते हो इसको, ये न्यूटन थ्योरम वाला पैटर्न है, हमेशा याद रखा करो इसको। क्या होता है न्यूटन थ्योरम, देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अगर मैं डिफाइन कर दूं अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, इसको कुछ मान ले, pn मान लेते हैं लेटर से, या माइनस। सो अगर ये वाला एक एक्सप्रेशन हम खुद से डिफाइन कर दें अल्फा की पावर n प्लस और माइनस बीटा की पावर n, सो न्यूटन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है कि भाई द रिजल्ट वुड बी a टाइम्स पी एन प्लस b टाइम्स पी एन माइनस वन प्लस c टाइम्स पी एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चंस आए हैं इस पे 2024 में। तो देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बट कुछ नहीं करा गया, ये जो कोफिशिएंट्स थे सेम कोफिशिएंट का यूज करा गया, ए बी सी और पी एन माइनस वन पी एन माइनस टू। पी एन क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर में n भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सबके लिए वैलिड होगी ये। तो दैट मीन्स जब भी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा किसी क्वेश्चन में अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या माइनस, तो तुम मान के चलो कि 100% न्यूटन थ्योरम का यूज होगा, और कुछ सोचना ही नहीं है। यस, तो यहां पे चेक करो, सेम सिचुएशन आ गई है, तो देखते हैं न्यूटन थ्योरम का यूज कर पाएंगे क्या। सबसे पहले तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे अगर इस पे न्यूटन थ्योरम लगाएंगे, तो देख के बताओ। सो कोफिशिएंट सेम यूज करने हैं, पी एन लगा देना है, पी एन माइनस वन लगा देना है, पी एन माइनस टू लगा देना है। दिस इज द रिजल्ट, राइट। अच्छा देखते हैं पूछा क्या गया, ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज पूछी गई है, बट कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखो अच्छी बात क्या है कि ये जो पूछा गया ये भी एक काइंड ऑफ रिलेशन ही तो है P10, P11 और P12 में, और P10, P11, P12 में रिलेशन मेरे पास यहां से भी आ ही जाएगा। तो अगर मैं इसमें n को 12 पुट करूं, क्योंकि वैसा कुछ ही चाहिए मुझे, तो क्या मिलेगा, P12 माइनस रूट टू P11 माइनस रूट थ्री P10 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है हमारे पास। तो देखो इसका यूज कर पाएंगे क्या इसमें, जो फाइंड करना है हमें, ट्राई करके देखें। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग रहा है, 11 11 11, तो एक काम तो ये कर सकते हैं, 11 पहली कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा, रूट थ्री P10 प्लस रूट टू P11 माइनस P12। अच्छा, और बाकी जो दो टर्म्स बची उसमें 10 कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं 10 कॉमन ले लूं, रूट टू P10 माइनस P11, ऐसा कुछ आ रहा है फिलहाल। तो क्या लग रहा है, हो पाएगा सिंप्लीफाई, रूट थ्री P10 यहां पे पड़ा, रूट टू P11 यहां पे माइनस P12, इसकी वैल्यू तो जीरो ही है सर, ये पूरी वैल्यू तो डायरेक्टली जीरो हो गई। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, दिस इज इक्वल टू जीरो ओनली, क्रॉस मत करो, दिस इज जीरो। बचा क्या, ये बचा, इसका क्या करोगे। अच्छा, हमें जो ऑप्शन चाहिए वो P9 की टर्म्स में चाहिए, तो बात बन गई, P9, P10 और P11 में रिलेशन चाहिए। एक काम करते हैं, इसमें n को 11 पुट करके देख लेते हैं, क्या बनेगा, P11 माइनस रूट टू P10 माइनस रूट थ्री P9 इज इक्वल टू 0। देखो बन रहा है ऐसा कुछ, क्या चाहिए था, रूट टू P10 माइनस P11, हाँ जी बात बन गई। इसको अगर मैं वहां पे शिफ्ट करूंगा तो क्या आ गया, ये तो दिस बिकम्स माइनस रूट थ्री P9, यस 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 यस, so we are getting 10 root 3 P9, right? तो न्यूटन थ्योरम का यूज करा गया सिंपली, और अगर ये चीज मुझे नहीं पता तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देख के डर जाएंगे कि सर करें क्या इसका। ठीक बात है। तो न्यूटन थ्योरम का एक हिंट तो ये क्लियर है ही है कि जब भी ऐसा पैटर्न होगा न्यूटन थ्योरम का यूज होगा। अदरवाइज यहां से भी हिंट मिल रहा है क्लियरली कि मेरे से ना कोई फिक्स वैल्यू नहीं पूछी गई है, मेरे से रिलेशन की टर्म्स में पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है P10, P11, P12 में, राइट। ओके डन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक और बोनस क्वेश्चन भी देख लो न्यूटन थ्योरम के ऊपर बेस्ड ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछी जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, बस देख लेते हैं जल्दी से। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड Sn इज इक्वल टू दिस। अब ये रिलेशन आ गया, देख के कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। क्या सीखा था हमने न्यूटन थ्योरम में कि सर ये तो तब एप्लीकेबल होता है अगर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n हो या माइनस हो। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई है, यहां पे कुछ कोफिशिएंट्स भी आ गए मेरे पास।
तो होता क्या है कि भाई अगर कोफिशिएंट्स भी हो ना तब भी न्यूटन थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो वैसे तो अगर तुम कहीं पे भी न्यूटन थ्योरम की स्टेटमेंट देखोगे तुम्हें वही देखने को मिलेगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। बट अगर यहाँ पे p और q कुछ कोफिशिएंट्स भी आ जाए तो मैं याद रखूंगा न्यूटन थ्योरम इज स्टिल वैलिड। और क्यों आया ऐसा, अगर मुझे नहीं पता होता एग्जाम में कैसे करता? तो देखो इसका प्रूफ समझ लो एक बार, प्रूफ कैसे आता है इसका तो आइडिया लग जाएगा। कोई भी वेरिएशन आ जाए तो आई विल बी एबल टू सोल्व दैट। जैसे यहाँ पे वेरिएशन पूछ ली गई है 2024 में, पहले नहीं पूछी जा रही थी। यस, तो देख लेते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। तो चेक करो, इसके दो रूट्स थे अल्फा बीटा, दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मेरा टारगेट क्या है? p अल्फा की पावर n क्रिएट करना, q बीटा की पावर n क्रिएट करना। जैसे इस केस में p की वैल्यू ये, q की वैल्यू ये। तो कैसे क्रिएट करूंगा? देखो मैं इस फर्स्ट वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा p इंटू अल्फा की पावर n माइनस 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे p इंटू बीटा की पावर n माइनस 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों को ऐड करके देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। बन रही है बात? यहां पे a इंटू p इंटू अल्फा की पावर n, a इंटू p इंटू बीटा की पावर, दिस इज q नॉट p, सॉरी q था यहां पे, तो ये चीज है। तो चेक करो, फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करेंगे, यहां पे अल्फा की पावर n है, यहां पे बीटा की पावर n, a दोनों में कॉमन आएगा। तो व्हाट आर वी गेटिंग? a टाइम्स p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे b वुड बी कॉमन, देख पा रहे हो क्या? सो वी आर गेटिंग p टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस 1 q टाइम्स बीटा की पावर n। तो रिलेट हो गया होगा अब तो c टाइम्स p अल्फा की पावर n माइनस 2 q बीटा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज आ गई। सो a एस एन बोल दो या पी एन बोल दो, एक ही बात है, प्लस b एस एन माइनस 1 प्लस c एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स जो मर्जी हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं, यहां पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, न्यूटन थ्योरम विल स्टिल बी एप्लीकेबल। तो बता दो, ओरल हो गया। अब तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? तो दिस इज एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, ये आ जाएगा, राइट? सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ओके फाइन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, एंड ए एन इज इक्वल टू दिस। फिर से सेम फॉर्मेट देखने को मिल गया, न्यूटन थ्योरम लगेगी, बात पक्की है। ये क्या पूछा गया? इसकी वैल्यू पूछी गई है। एक और हिंट मिल गया कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही किसी की, रिलेशन ही पूछा जा रहा है, ए 2023 2024 2025 में। तो लगा दे जल्दी से न्यूटन थ्योरम, लगा देते हैं। क्या बनेगा इस इक्वेशन के लिए? सो वी आर गेटिंग दिस इज ए एन माइनस ये सारा एज इट इज ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2025 करनी है, राइट? सो ए 2025 विल बी इक्वल टू ये सारा ए 2024 माइनस ए 2023। तो ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज बन गई। इसको यहां पे ट्रांसपोज कर देंगे, 2024 डिवाइड में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? यही तो आ गया पूरा जो लिखा गया कोफिशिएंट में, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। बड़ा सिंपल हो गया अब तो लग रहा है। यस, यही बचा। क्या पूछा गया? इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। फाइंड कर दोगे क्या मिनिमम वैल्यू? आती है करनी। क्वाड्रेटिक की रेंज तो मैं फाइंड कर ही लेता हूं हमेशा। एक तरीका क्या, डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर। दूसरा तरीका माइनस डी बाई 4a वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सर। तीसरा तरीका स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हैं। तरीके हमें सारे आते हैं, बट हमने एक पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि भाई जब भी रेंज फाइंड करनी हो थोड़ा ठहर जाया करो, चेक कर लिया करो कि जो यहां पे वेरिएबल यूज करा गया उस पर कोई कंडीशन तो नहीं है स्पेसिफिक। इस केस में क्या है, t इज अ रियल नंबर, तो अच्छी बात है सर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं जहां से मर्जी कर लूं मेरा आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट अगेन मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर कंप्लीशन से करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि अगर कोई कंडीशन होती स्क्वायर कंप्लीशन से मेरा ज्यादा इजीली हो जाता। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी दोनों तो आप कर ही लोगे। क्या बन जाएगा ये, t माइनस 5/2 का स्क्वायर 6 माइनस 25/4 माइनस 1/4, राइट? ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया पता चल गया कि अगर इसको मिनिमम करने
तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 5/2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी -1/4 आएगी। तो ये आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और मुश्किल बनाना है तो यहाँ पे t की कुछ कंडीशंस दी जा सकती थी कि भाई t -1 से 10 में लाई कर रहे हैं लेटर से, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती थी t पे। या फिर तुम याद करो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे तुमने कि मान लो sin² x -5 sin x + 6 ऐसा कुछ आ गया, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में भी तो ऐसे करते हैं कि sin x को t मान लेते हैं सर, तो t में क्वाड्रेटिक बन जाती होती है, उसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो सिस्टम तो सारा सेम ही चलेगा, बट अंतर कहां पे आ गया कि इस केस में t पे कंडीशन है, नाउ t कैन नॉट बी एनी रियल नंबर। t पे क्या कंडीशन है? -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो सोच के बताओ, क्या अब ये बोल सकते हो कि सर t इज इक्वल टू 5/2 पे वैल्यू मिनिमम हो जाएगी? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि t इज इक्वल टू 5/2 पॉसिबल ही नहीं है, sin x के बराबर है t तो, राइट। तो उस केस में क्या होना पड़ेगा? वैल्यू इसकी मिनिमम करने के लिए t को रखना पड़ेगा तुम्हें 1। तो इस केस में t इज इक्वल टू 1 पे y मिनिमम आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सिमिलरली फंक्शंस में भी तुम नोटिस करोगे कि ये जो sin x है इसकी जगह क्या हो सकता था? कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता था, 2 की पावर x हो सकता था। तो यहां पे क्वाड्रेटिक तो जिस मर्जी फंक्शन में बनाई जा सकती है, बट तुम्हें ये कंसेप्ट आना चाहिए स्क्वायर कंप्लीशन करके कैसे देखा जाता है। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, छोड़ने का मन कर रहा है, बट जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगर कुछ भी ना समझ में आए फिर छोड़ देंगे। देख के बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। दूर से पहली चीज क्या नजर आ रही है? x से डिवाइड करवा देंगे सर, 0 हो जाएगा वो तो। नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे। यहां से एक चीज ये पता चल रही है, यस, ये तो याद है ना कि x को डिवाइड नहीं करवाना मुझे डायरेक्टली। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर ये पूरा 0 होगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मेजर चैलेंज है हमारे लिए। देख के बता दो। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे कि सर मॉडुलस आ गया तो मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। कितने केसेस बनेंगे? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो इतने सारे केसेस बन जाएंगे। x यहां पे भी लाई कर सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे। 4 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको, सोल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, बट 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम। और कोई तरीका बताओ, नजर आ रहा है तो। ये तो मेथड 1 हो गया, चलो मान लिया। और कोई तरीका देख के पता चल रहा है ये तो क्या कि सर x² तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप का, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो भाई कोई नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप के नंबर्स हैं। अगर सबका सम 0 होना है तो सबको एक ही टाइम पे 0 होना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सारे एक टाइम पे 0 हो ही नहीं पाएंगे। जब ये 0 होगा तब ये नहीं होगा, जब ये होगा तब ये नहीं होगा। तो क्या पता चला कि इस इक्वेशन का तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। देख के पता चल गया, ओरली पता चल गया, ओरल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां से एक सॉल्यूशन, सो द आंसर वुड बी 1 ओनली। नो, तो ये बड़े काम की चीज है, बड़ा कॉमन पैटर्न है ऐसा। काफी बार तुम देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन चल रहा है, तो देख के आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। जैसे कई बार तुम नोटिस करोगे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, x - 1 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व कर दो बैठ के। तो क्या बोल देंगे? सेम लॉजिक, सबकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप की होगी। तो सबका सम अगर 0 होना है तो एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो नो सॉल्यूशन। यस, और एओडी में भी तुमने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब तुम f' फाइंड करते हो तो लेटर से ऐसा कुछ आ गया, ये आ गया, मान लो f' तुमने फाइंड करा और हमें पता करना था इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। तो क्या बोल देते हैं कि सर इसकी जब मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करता हूं ना, स्क्वायर कंप्लीशन करके देख लेता हूं लेटर से, तो ये कुछ बन रहा है इसमें। तो क्या पता चल जाता है कि इसकी तो मिनिमम वैल्यू ही 4 होगी, और sin x तो हमेशा -1 से 1 में लाई करता है। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। सो f' इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो सिमिलर सा कंसेप्ट है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे इसको, राइट?
ठीक बात है। अच्छा आगे देख लो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर से मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया, बताया था आपको मॉडुलस वाले काफी क्वेश्चंस पूछे गए 2024 में। फिर से देख के बता दो क्या करोगे। एक तरीका तो देखो मेरे पास है ही है, मॉडुलस का जो मर्जी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, केसेस बनाने वाला तरीका तो कहीं नहीं गया हमारा। कितने केसेस बनाएंगे, कैसे चेक करना होता है, जितने भी मॉडुलस के अंदर वाले नंबर हैं सबको इक्वल टू 0 पुट कर दो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, -3 -2 -1। ये तीन नंबर्स मिलके नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 केसेस ही बनाने पड़ेंगे आपको। केस 1 व्हेन x इज लेस देन -3, केस 2 -3 से -2, केस 3 -2 से -1 एंड फाइनली केस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये 4 केसेस बनेंगे। अब इसमें भी गलती होती है, लेंथी तो जो बनेगा बनेगा ही, बट गलती कहां पे होती है मेनली वो भी सुन लो एक बार, कि जब मैं ये वाला केस बनाता हूं ना x लेस देन -3, तो क्या करते हैं, सारे मॉडुलस ओपन कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाती है, सोल्व कर लेते हैं, मेरे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं कुछ इक्वेशन के। अब ये वाले जो सॉल्यूशंस आते हैं तुम्हारे पास, मान लो दो आ गए x1 और x2, तो ये मत मान लिया करो कि सर दो सॉल्यूशन मेरे पास आ चुके हैं। इनमें तुम्हें चेक करना होता है हमेशा कि भाई ये वैलिड सॉल्यूशन है भी कि नहीं। यू ऑलवेज हैव टू चेक। वैलिड का मतलब क्या है कि तुमने ये वाली कंडीशन लगाई थी, ये एजम्पशन ली थी तुमने कि x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो ये जो सॉल्यूशन आए ये -3 से छोटे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी तुम केस बनाओ, जो भी कंडीशन लगाओ, तो ध्यान रखा करो जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वैलिड सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। चारों केसेस में ये चीज का ध्यान रखना है। यस, तो यहां से कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, करना आप खुद से, ट्राई करना, हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में, क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया मेरे से, एग्जैक्ट वैल्यूज तो पूछी नहीं गई मेरे से। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आती है, मैं ग्राफ से भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूं कि अगर ग्राफ से बात बन जाए तो, क्योंकि ग्राफ में मुझे पता है कि जब मैं दो ग्राफ बना लेता हूं, जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उतने सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशन के, तो उससे हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो मिल ही जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया। अब देखते हैं किस किस का ग्राफ बनाना पॉसिबल है। सो एक काम करते हैं, इसका ग्राफ तो बन जाएगा सर, मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक है, एक ही मॉडुलस में शिफ्ट कर देता हूं मैं इसको, और बाकी जो भी सारा बचा उसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, और लग रहा है कि उसका ग्राफ भी तो बन ही जाएगा। यस, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ग्राफ बना पाएंगे क्या। लेफ्ट हैंड साइड का तो बन जाएगा, कैसे बनेगा, सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाले का ग्राफ बना लेना, क्वाड्रेटिक बनेगा, -3 और -1 उसके रूट्स आएंगे, यस और नो। तो अगर सिर्फ अंदर वाले की बात करें, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, -3 -1 उसके रूट्स है, तो ऐसा ग्राफ चला जाएगा। और जब उसका मॉडुलस लेंगे तो मुझे पता है मॉडुलस क्या काम करता है कि जो भी पोर्शन नीचे होता है एक्स एक्सिस के, उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो देख रहे हो क्या कि इसका ग्राफ तो कैसा बन जाएगा, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, और फिर ऐसे, तो ये ग्राफ बन गया लेफ्ट हैंड साइड का, तो काम ही खत्म हो गया इसका। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ बना पाएंगे क्या, 4 mod of x + 2 - 5, तो पहले 4 इंटू mod of x + 2, उससे पहले mod of x + 2, mod of x + 2 का ग्राफ मुझे पता है कैसा बनेगा, तो ये बन जाएगा, -2 पे 0 बन रहा है ना ये, तो ये ग्राफ है mod of x + 2 का, और 4 of mod x + 2 का भी कुछ ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा स्लोप वगैरह चेंज हो जाएगा, तो शेप तो ऐसी रहेगी इसकी। अब अगर मुझे -5 करना है, मतलब 5 यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा था, -2, 0, तो जब 5 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे, कहां पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, -2, -5 पे। सो लग गया ना थोड़ा आइडिया, -2 वाला पॉइंट यहां पे, ये रहा, -5 वाला मान लो ये, तो यहां से ग्राफ चलना स्टार्ट करेगा और वी शेप बनेगी। यस, अब थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम आ गई है कि सर कैसे पता वी कैसे बनाना है, यहां से जाएगा, इसको कट करेगा, नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें अब मुझे थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, थोड़ी कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं सोच के एक बार। देखो 1-2 पॉइंट्स पे तो तुम वैल्यू वैसे चेक कर लिया करो, जैसे -1 पे देख लेते कितनी वैल्यू है, -1 पे इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 पे, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, -1 नेगेटिव आ रही है, तो इसके तो नीचे रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। 0 पे भी एक बार चेक कर लो, x = 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 0,3,
इसकी भी चेक करो 0 पे कितनी आ रही है, ये भी 3 आ रही है। एक रूट तो मुझे यहीं से मिल गया हिट एंड ट्रायल से कि सर इसको तो इससे तो पास करके जाएगा ये, बट फिर से प्रॉब्लम क्या है, कैसे पता कि इसको ऐसे कट करके जाएगा ऊपर से या टच करके जाएगा, नीचे से जाएगा ऊपर से जाएगा, फिर से प्रॉब्लम है। तो अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, बड़ी क्रिटिकल चीज है ये, इसमें तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए तो मेरा क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आई ना कि लेटर से 2 ग्राफ जा रहे हैं या फिर एक लाइन जा रही है एक ग्राफ जा रहा है, जब भी चेक करना हो कट करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों के स्लोप का थोड़ा आइडिया ले लिए करो कि किसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से ऊपर को जाएगा, जिसका कम होगा वो कम तेजी से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या आ गई है कि भाई ऊपर से जा रही है नीचे से जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, हमें स्लोप चेक करने हैं दोनों के। तो चेक करो इसका स्लोप कितना आएगा, ये x+1 इंटू x+3 है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ गया, ये 2x+4 आ गया। यस, और ये कौन सा है, ये है 4 इंटू x+2 -5, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देख के बताओ क्या रिलेशन है दोनों के डेरिवेटिव्स में। x इक्वल टू 0 पे, 0 पे प्रॉब्लम आ रही है हमें, -1 पे तो पता ही नीचे होगा। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है। कुछ याद आया, एओडी में भी ये कंसेप्ट करते होते हैं कि सर ये वाला पॉइंट तो ऐसा है जिसपे दोनों की वैल्यू भी बराबर है, दोनों के स्लोप भी बराबर है। दोनों के स्लोप बराबर होने का मतलब दोनों के टेंजेंट के स्लोप बराबर है, दैट मीन्स ये वाला तो टेंजेंट ही बन जाएगा इसको, यही मतलब होता है। तो जब भी दो ग्राफ टच करते हैं एक दूसरे को तभी तो दोनों के स्लोप बराबर आते हैं। तो बात बन गई, बड़ा ही आसान हो गया, दोनों के स्लोप बराबर आ गए, पता चल गया टेंजेंट बनेगी। और एक बार अगर टेंजेंट बन गई तो दोबारा तो कट करेगा ही नहीं उसको। क्यों, चेक कर लो, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रखोगे तो दोनों में से कौन बड़ा आएगा, ये बड़ा आएगा सर 2x+4। तो इसका स्लोप क्योंकि बड़ा होगा ये ज्यादा तेजी से ऊपर को जाएगा। सो क्या पता चल गया कि सर राइट हैंड साइड में तो एक रूट मुझे वैसे मिल गया x इक्वल टू 0 वाला। अब लेफ्ट साइड पे भी सेम काम करना पड़ेगा क्या, इतनी मेहनत लेफ्ट साइड पे भी करें, कोई जरूरत नहीं है करने की, कॉमन सेंस लगाऊंगा फिर से मैं। क्यों, चेक करो, ये जो तुमने पैराबोला बनाया था ये किसके अबाउट सिमेट्रिक था, अपने वर्टेक्स के अबाउट। वर्टेक्स कहां पे था, -2, तो ये तो सिमेट्रिक है, ये अबाउट x इज इक्वल टू -2। और ये जो मॉडुलस वाला है ये भी वी शेप है, ये भी तो सिमेट्रिक है -2 के अबाउट। तो क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिक चल रहे हैं, सो जो सिचुएशन राइट साइड पे हो रही है वही तो लेफ्ट साइड पे भी होगी। एक सॉल्यूशन अगर यहां पे आ गया कि इस तरफ भी आएगा, यस, तो यहां पे भी किसी एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, ये टेंजेंट बन के जाएगा। कौन सा पॉइंट होगा, सिमेट्री से ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस था, ये भी 2 यूनिट्स के ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा -4 वाला। देख रहे हो कितना कुछ पता चल गया हमें ग्राफ की हेल्प से। तो जब भी प्रॉब्लम आई कि सर कट करेगा नहीं करेगा, ऊपर से जाएगा नीचे से, हमेशा स्लोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर स्लोप बराबर आ गया टेंजेंट हो जाएगी, स्लोप बड़ा आ गया तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ज्यादा तेजी से चला जाएगा, कम आ रहा है तो नीचे रहेगा। सही बात है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा हमें, और अगर एग्जाम में नहीं सोच पा रही इतना तो ये तरीका तो मेरे पास है ही है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन पैटर्न है, बड़ा ज्यादा पता चल रहा होगा देख के। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, क्या दिख रहा है कि सर e टू द पावर sin x है, और ये e टू द पावर sin x का रेसिप्रोकल है। तो e टू द पावर sin x ही रिपीट हो रहा है हर जगह, और जो भी चीज रिपीट कर रही होती है उसको t मान लेते होते, सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। तो दिख ही रहा है ऑलरेडी कि ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी t में, क्वाड्रेटिक सोल्व करनी हमें आती है। क्या बन गया ये, t² - 2t - 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अब आता ये करना सबको है, बट फिर भी काफी लोग गलती करते हैं इसमें। कुछ लोग तो यहीं से बता देंगे कि सर क्वाड्रेटिक है, 2 ही तो रूट्स आएंगे, तो आंसर 2 आ जाना चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखा करो जब भी तुम सब्सटीट्यूशन करते हो ना, तो भाई जो तुमने नया वेरिएबल लिया उसकी रेंज का भी ध्यान रखा करो थोड़ा। तो मुझे पता है sin x की रेंज -1 से 1 होती है, तो t की रेंज क्या होगी, e की पावर -1 से e की पावर 1 होगी। तो वो बात तो सही है कि 2 रूट्स आएंगे, बट वो इस रेंज के अंदर भी तो लाई करने चाहिए, तभी तो वैलिड सॉल्यूशंस माना जाएगा उनको, अदरवाइज माना ही नहीं जाएगा। करें, सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो 1 प्लस और माइनस रूट 3, ये दो वैल्यूज आ गई हैं। एक 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3। देख के बता दो जल्दी से कौन सा रूट ऐसा है जो 1/e से e के बीच में लाई कर रहा है, टेल मी। 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग क्या, अच्छा ये तो देखना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई सर। रूट 3 की वैल्यू कितनी, 1.732 ऐसी होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 1.732, 2.732 आ गया। और ये e पे जाके खत्म हो रहा है, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी 2.71, ये क्या हो गया, इतने ज्यादा क्लोज आ गए हैं ये। तो अगर किसी को अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही नहीं पता वो तो फिर वैसे ही काम खत्म है। तो याद रखा करो e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, ये 2.71 पे खत्म हो रहा है, ये 2.732 पे जा रहा है। क्या बराबर हो सकते हैं दोनों, क्या t की वैल्यू ये हो सकती है, नहीं सर नहीं हो सकती। तो बड़ा क्लोज चला गया मामला, जनरली इतना क्लोज होता नहीं है। दूसरा तो चलो पॉसिबल ही नहीं, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो ये तो वैसे रिजेक्टेड है। यस, बन गई बात। तो इस चीज का ध्यान रखना था हमें, और नेक्स्ट टाइम से अगर वैल्यूज नहीं याद थी तो नेक्स्ट टाइम से वैल्यूज भी याद रख लो, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता क्या पूछ ले हमसे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आगे, 0 आगे, दोनों ही रिजेक्टेड है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखना ध्यान से। लेट x1 x2 x3 x4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स दे रखे हैं। पहली चीज तो दिमाग में क्या आती है हमेशा कि सर रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब कि सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम तो लिख ही सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट तो मुझे पता होना चाहिए। क्या होता है, पैटर्न चलता होता पता है ना हमें, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए। तो जिनमें ओड नंबर्स होते हैं S2 S4 उनमें पॉजिटिव आता है, इवन सॉरी ओड वालों में नेगेटिव आता है, इवन वालों में पॉजिटिव आता है। तो एक तो ये चीज दिमाग में आती है, इसको पढ़ के हमेशा। और एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसकी वैल्यू पूछी गई है हमें, दैट इज द टारगेट। अब ये सोचना पड़ेगा क्या करा जाए, क्या लग रहा है, इसी को अगर मैं यूज करूं तो बात बनेगी क्या, इसकी हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं तो हो तो जाएगा, बट सारी ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी और वहां से टर्म्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी कि सर S1 टाइप का क्या आ रहा है, S2 टाइप का क्या आ रहा है, S3 टाइप का क्या आ रहा है। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना, बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहां से। तो वो तरीका तो छोड़ ही दो, नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है, जब भी मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 4 डिग्री की, तो सोच के देखो कई इक्वेशंस ऐसी भी तो होती है बाई क्वाड्रेटिक जिनको रिड्यूस करा जा सकता होता है क्वाड्रेटिक में। क्या लग रही है, उस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रही है क्या। कब कर सकते होते हैं रिड्यूस, अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों सेम हो। इसमें तो सेम है ही नहीं है, एक 4 चल रहा है, एक 9 चल रहा है, ये वाला तरीका भी फेल हो गया। कुछ और सोच के देखो। अच्छा एक चीज कर सकते हैं सर कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कंसेप्ट होता है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी इक्वेशन ही फाइंड कर लूं जिसके रूट्स ये वाले हो जाएं, x1 स्क्वायर प्लस 4, x2 स्क्वायर प्लस 4, दिस एंड दिस, तो उसके बाद तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा फिजिबल तरीका नजर आ रहा है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाला, करके देखते हैं। चलो पता नहीं है कैलकुलेशन कितनी बनेगी, बट तरीका तो सही है ही है। देखो एक बार कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या थे, x1 x2 x3 x4। हमें क्या चाहिए, ये वाले रूट्स चाहिए। और देखो ये याद रखा करो, ट्रांसफॉर्मेशन तभी कर सकते हैं अगर सिमिट्री चल रही हो सारे रूट्स में। तो सिमिट्री तो है ही है, सब में सेम काम करा के स्क्वायर करके 4 ऐड करा है। तो कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो इसको जनरल वे में, और इसको y के इक्वल मान लिया करो। ये सिंपल सा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन करने का। x1 x2 x3 x4 की जगह मैंने x लिख लिया, ये बन गया, इसको y के इक्वल मान लिया। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करना y की टर्म्स में। क्या आ गया, ये आ गया। प्लस माइनस आएगा, वैसे तो जो मर्जी ले लो, प्लस ले लो चाहे माइनस, मैटर नहीं करेगा, सेम ही चीज आएगी। अब बस ये करना है, x की जगह ये पुट कर दो, तुम्हारे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो यही वाली होगी जिसके रूट्स ये वाले होंगे। तो इतना सिंपल सा काम करना है। तो पुट करके देखो एक बार बात बनेगी। तो अंडर रूट वाली टर्म है तो ये स्क्वायर हो गया,
ये बना, और -17x² ये बन गया, +9। तो मैंने एक काम कर दिया, -12x को और 8x³ को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, तो 4x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x की वैल्यू तो है ही है, ब्रैकेट में क्या आएगा 3 - 2x², ऐसा कुछ बन गया ये। तो अभी भी और सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी सर, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये खत्म करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पे आके कुछ लोग डर जाएंगे कि सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहली क्वाड्रेटिक है, दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे, कैसे सोल्व कर पाएंगे आगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे ये पता है कि ये जो इक्वेशन आ गई है ना, इसकी मैं स्क्वायरिंग भी कर ही देता हूं। चलो कि ये जो स्क्वायरिंग करके इक्वेशन आई 4 डिग्री की, मुझे ये तो पता ही है कि इसके रूट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड रूट्स ही तो हैं xi² + 4 वाले। और मेरा टारगेट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या है, e/a है। दैट मीन्स मुझे सारी इक्वेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, e फाइंड करने में, मतलब कांस्टेंट टर्म में और x⁴ के कोफिशिएंट में। तो यहां से मुझे दो ही चीजें चाहिए, y⁴ का कोफिशिएंट चाहिए और कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो वो फाइंड करना तो इजी है मेरे लिए। सोच के देखो, इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इसमें y⁴ का कोफिशिएंट क्या आएगा, देख पा रहे हो क्या, लिख ही लेते हैं ऐसे। ये y² वाली टर्म है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तब आएगा y⁴। यहां से तो कुछ नहीं आने वाला, भूल ही जाओ यहां से। तो देखो, इसको अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा 4y² आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो सर इसका कोफिशिएंट तो 16 आ गया, काम खत्म हो गया। राइट हैंड साइड को भी देखते हैं एक बार, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या बनेगा, ये 16 × y - 3, ये कितना बन रहा है 11 - 2y का स्क्वायर, ऐसा बन रही है। तो राइट हैंड साइड से देखो, क्या y⁴ का कुछ कोफिशिएंट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है, मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब कांस्टेंट टर्म भी देखते हैं, कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी। कांस्टेंट टर्म भी पता है कब क्रिएट होगी, जब कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करेंगे। तो इसमें देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है, ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो। तो 4 का स्क्वायर करो 16, 16 × 4 64, 64 + 68 + 9, सो 141, 141 कांस्टेंट टर्म आ रही है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 141 का स्क्वायर हो गया। यहां से देखो कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी, बाहर 16 तो है ही है मेरे पास, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ गया, यहां से 11 का स्क्वायर, और यहां से दिस इज 11² × -3, यस। तो क्या कुछ आ गया, 16 है, 3 है और 11² है। ये सिचुएशन बन रही है, चेक करो एक बार, ठीक बात है क्या ये। 3 - 2y 8 - 121 का स्क्वायर बनेगा कांस्टेंट टर्म के लिए, सही बात है। यहां से -3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां से 16 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी आर गेटिंग दिस, राइट। मैंने शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, चेक करो एक बार ध्यान से। दिस वाज 4 × x × दिस, ये ठीक है, 4 का स्क्वायर करा 16, दिस इज y - 3, दिस इज 11 - 2y, सो 121 हो गया, ठीक है। 16 × -3, दिस इज हमने 4x कॉमन लिया था, तो यहां से बचना चाहिए था 3, यहां से -2x², ठीक बात है। तो सब कुछ सही लग रहा है वैसे तो, चेक करने एक बार कैलकुलेशन, बट यस दिस इज द कांस्टेंट टर्म कमिंग आउट। तो अगर कांस्टेंट टर्म आ गई है, y⁴ का कोफिशिएंट आ गया, तो क्या आ जाएगा, s4 की वैल्यू आ जाएगी, सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर, यस और नो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहां पे शायद कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन में, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, ठीक बात है। बट ये एक तरीका हो गया मेरे पास। क्या सीखा हमने कि भाई जब भी रूट्स में सिमेट्री हो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, और दूसरा सारी इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म्स ओनली, ई और ए की वैल्यू फाइंड करना काफी है हमारे लिए। अच्छा, अब एक तरीका और भी तो हो सकता है इसको करने का, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है हमारे पास, और भी तरीके हैं। क्या, ध्यान से देखना, देखो ये चीज मुझे पता है कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक है, इसके अगर मुझे रूट्स गिवन है तो उसकी हेल्प से मैं इसके फैक्टर्स भी तो लिख सकता हूं।
तो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं इसको, क्या होगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर। ये गलती मत करना क्या कि सर 4 तो हमने मिस कर दिया, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहां पे 4 आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है। अब सोच के देखो मुझे क्या क्रिएट करना है, 4 प्लस x1 स्क्वायर क्रिएट करना है। अगर बाई चांस मुझे पूछा गया होता 4 माइनस x1 क्रिएट करना होता मुझे, फिर क्या करते, x को 4 पुट कर देते सर। तो अगर हमारा क्वेश्चन होता 4 माइनस x1, 4 माइनस x2, 4 माइनस x3, इसका प्रोडक्ट फाइंड करो, फिर तो डायरेक्टली x को 4 पुट कर देते, बात बन जाती। अगर मेरे से पूछा गया होता 4 प्लस x1 क्रिएट करो, कैसे करते, उस केस में x को क्या पुट करना पड़ता, -4 पुट करना पड़ता। ऐसे क्वेश्चन करे होंगे शायद तुमने, नहीं करे तो याद रखना भी इसको, बड़ी अच्छी चीज है ये। तो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिए मैंने, जिस टाइप की मुझे चीज चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन करी जा सकती है। अगर तो लीनियर टर्म्स थी फिर तो काम आसान है सर, बट अब क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक आ गई है। तो सोच के देखो, अगर मेरे से पूछा गया होता 4 माइनस x1 का स्क्वायर, ये क्रिएट करना होता अगर मुझे, तो कर सकते थे क्या, कैसे करते हैं, 4 माइनस x1 स्क्वायर का मतलब अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो 2 प्लस x1 एंड 2 माइनस x1 नो। तो मतलब एक बार मैं क्या करता, x को -2 पुट कर देता, एक बार x को 2 पुट कर देता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, यस और नो। ये चीज समझ पा रहे हो तुम कि मेरे पास अगर लीनियर है तो एक बार सब्स्टिट्यूशन काम करके काम चल जाता है, बट अब क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गई है तो क्या करना पड़ेगा, दो फैक्टर्स बना लेते हैं, दो बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइडिया लगना स्टार्ट हो गया। 4 प्लस x1 स्क्वायर अगर क्रिएट करना है कैसे करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे पहले, और फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे इसके, नहीं पता चल रहा सर, तो रूट्स फाइंड कर लो, फैक्टर्स नहीं पता चल रहा। सो 4 प्लस x1 स्क्वायर को अगर इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, क्या आ रहा है, ये मत बोल देना कि सर ये तो कुछ भी नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स रूट्स तो आ ही रहे हैं ना, प्लस माइनस 2 आयोटा आ रहा है, लो बन गया काम। तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 आयोटा प्लस x1, 2 आयोटा माइनस x1। क्या करोगे, एक बार x को 2 आयोटा पुट कर देंगे, एक बार -2 आयोटा पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ में आया कि भाई इस पैटर्न के नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चंस आएंगे, ये एक और बढ़िया तरीका मिल गया मुझे सब्स्टिट्यूशन करने वाला। तो क्या करें, आप कर दो इस पूरे में, एक बार x को 2 आयोटा पुट करूंगा मैं, क्या आ जाएगा, यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, पुट करना, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 4 इंटू 2 आयोटा माइनस एक्स आई लिख देते हैं इन जनरल, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं सारे, यस। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 आयोटा माइनस एक्स आई, और अगर मैं x को -2 आयोटा पुट करूंगा क्या आएगा, फिर से कैलकुलेशन करना, कुछ वैल्यू आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 4 इंटू -2 आयोटा माइनस x1, माइनस माइनस सब में कॉमन आ जाएगा, तो वो तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से क्या आ गया, 2 आयोटा प्लस x1 आ गया, xi। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर, यस और नो। तो ये भी एक तरीका है मेरे पास। तो देखने में थोड़ा मुश्किल बस तुम्हें इसीलिए लग रहा है, अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा लग सकता है कि क्या कुछ हो गया ये, बट थोड़ा तुम तसल्ली से बैठ के इसको करके देखना, खुद से समझ में आएगा कि सर जब भी मुझे ये चीज क्रिएट करनी है इस टाइप की, हाँ जी ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अगर स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कैलकुलेशन की चिंता मत करो, x इक्वल टू 2 आयोटा पुट करने कर देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, -2 आयोटा पुट करने कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यस। तो वो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, वो कंप्लीट करना खुद से, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर, m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुम वेरीफाई करना खुद से, द वैल्यू ऑफ m विल कम आउट टू बी 2 to 1, यस फाइन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। लेट ABC बी द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चंस भी ना काफी पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, और ये किसी भी चैप्टर में आ जाता है स्टेटमेंट कि ABC 3 ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो मुझे पता है जब भी 3 नंबर्स को ट्राइंगल की साइड्स बनाना हो, क्या करते हैं कि सर सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही लगाना है बस हमेशा, और कुछ नहीं है, इतनी सफिशिएंट कंडीशन होती है हमारे लिए। यस, आगे देखते हैं, सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन आ गई है। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, कितने अननोन्स हैं, 4 अननोन्स हैं सर, A B C X।
अब इसको देख के ना पहली चीज तो मेरे दिमाग में क्या आती है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो इसमें मैं नहीं ही लगाऊंगा, ये बात तो पक्की है फाइंड करने के लिए। और एक इक्वेशन से 4 वेरिएबल वैसे ही फाइंड करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, तो कोई ना कोई इसके पीछे ट्रिक होगी, पक्की बात है। ये डायरेक्टली सोल्व करने के लिए तो नहीं बोला गया होगा हमें। अब वो ट्रिक कोई भी हो सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा उसका। कई बार क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल से मुझे कोई ना कोई रूट मिल जाता है कि भाई x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर गया, तो एक ये ट्रिक हो सकती है। कई बार क्या होता है जैसे स्क्वायर्स दिख रहे हैं मुझे, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, कई बार स्क्वायर कंप्लीशन हो जाता है कि किसी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो मुझे पता चल जाता है कि सर ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यस, तो फिलहाल तो ये आइडिया लग रहा है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया। इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इन द इंटरवल दिस एंड दिस, सो x की पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई हैं। द टारगेट इज टू फाइंड x। क्या करें, कैसे फाइंड करोगे x? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सोच के देखते हैं अगर कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है तो, कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो। स्क्वायर्स कंप्लीट करके देखें, फीलिंग तो देखो वही आ रही है। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा, क्या बन रही है? सो वी आर गेटिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bax प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, बन गई है सर बात, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। सिमिलरली बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस, तो एक नया पैटर्न मुझे सीखने को मिल गया जिसको मैं याद रख सकता हूं नेक्स्ट टाइम से। क्या पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वाला तो कंप्लीट स्क्वायर है, किसका? ax माइनस बी का। नेक्स्ट वाला इज अगेन कंप्लीट स्क्वायर। और अगर दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है तो दोनों को 0 होना पड़ेगा सेम टाइम पे। सो ax इज इक्वल टू बी एंड bx इज इक्वल टू सी। तो बात बन गई। x पूछा गया था, x की वैल्यूज आ गई है मेरे पास। अच्छा, बट मुझे तो पूछा गया था इंटरवल, तो इंटरवल का तो अभी कोई दूर दूर तक पता नहीं है। बट कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है मेरे पास। तो क्या करा जाए? देखो यहां से तो क्या आइडिया लग रहा है कि सर ये तो ना जीपी में आ गए नंबर्स, यस और नो? सो ए बी सी आर इन जीपी। और जीपी में आने का मतलब अगर मैं चाहूं तो इनको मान लेता हूं कि ए आर स्क्वायर, ऐसे मान लिए चलो हमने। यहां तक तो काम कर लिया हमने कि इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके क्या पता चला कि भाई एबीसी जीपी में है और एक्स क्या है, एक्चुअल में उनकी कॉमन रेशियो है। ठीक बात है। अच्छा, मैंने फिर ए आर क्यों माना? एक्स कॉमन रेशियो है तो ए एक्स एक्स स्क्वायर ही मान लेते हैं ना। यस, लो ये हो गया। अब तो बस काम आसान है। अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि सर तीनों साइड्स आ गई हैं, मुझे तो इनइक्वालिटीज लगानी है, लगा दूंगा मैं बैठ के। यस, अब देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो। क्या? कि जब भी मुझे इनइक्वालिटीज लगानी होती है ट्राइंगल के अंदर, तो तीनों केसेस बनाने की ना कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। पता चले तुम तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो बैठ के और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तीन कंडीशन कभी बनाने की नहीं जरूरत है। कई बार एक कंडीशन से काम चल जाएगा, कई बार दो लगानी पड़ेंगे आपको। कैसे डिसाइड करेंगे? देखो सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई तीन नंबर्स हैं 3, 4 और 5, तो चेक करो ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं। तो क्या तुम्हें तीनों केसेस को देखने की जरूरत है कि 3 + 4 ग्रेटर देन 5, 3 + 5 ग्रेटर देन 4, 4 + 5 ग्रेटर देन 3? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 तो वैसे ही ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये वाली कंडीशन तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी, ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको राइट साइड पर रख के चेक करना पड़ेगा मुझे कि भाई वो बाकी दोनों से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब एक्चुअल में ये जो कंडीशन है इसको मैं कैसे याद रख सकता हूं ना, कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऐसे याद रखो कि जो छोटे वाली दो साइड्स होती है उसको बस मुझे थर्ड साइड से बड़ा करना होता है, उनका सम, बाकी केसेस लेने की जरूरत है ही नहीं है। मेक सेंस? सही बात है। तो अब ये करूंगा मैं। तो अगर मुझे एक्स पे कोई कंडीशन पता हो, कई बार क्या होता है दे रखा होगा कि सर कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है, उस केस में तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा ये सबसे बड़ी है, तो एक ही कंडीशन से काम चल जाएगा। बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है, एक्स पे कंडीशन नहीं है, तो क्या करते हैं, दो केसेस बना लेते हैं। देखो केसेस कैसे बनाएंगे। केस 1 हमने ले लिया कि सपोज एक्स 1 से बड़ा नंबर है, और केस 2 ले लेंगे कि एक्स 0 से 1 के बीच का नंबर है। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स है। यस,
तो बस अब मैं इनको सोल्व कर लूंगा। केस 1 बना लेंगे, x ग्रेटर देन 1, उस केस में ax² विल बी ग्रेटेस्ट, सो a प्लस ax विल बी ग्रेटर देन ax²। सोल्व कर लेंगे इसको। तो ये मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, कैलकुलेशन करना खुद से। एंड सिमिलरली केस 2, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, a वुड बी ग्रेटेस्ट। यस, ये इनइक्वालिटी सोल्व कर लेंगे। और फैक्टर्स नहीं बन रहे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक से सोल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। वेविका मेथड लगाओगे, फिर से सेम गलती मत करना कि यहां से x की जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें से सिर्फ वही वाली वैल्यूज रखनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। यहां से जो भी वैल्यूज आएंगी वहां से सिर्फ वही वैल्यूज रखनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये गलती मत करना, पहले भी बताया था आपको। जब भी केसेस बनाओ उसका जो भी सॉल्यूशन आए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना, इसका फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना, और दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। दैट वुड बी द फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। सो कैलकुलेशन कंप्लीट करना खुद से। रूट्स में आएगा, स्क्वायर रूट्स में आएगा, चिंता मत करना, कैलकुलेशन करना। क्या बोला गया कि इस टाइप का इंटरवल आएगा अल्फा टू बीटा टाइप का, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरीफाई करना, आपका जो आंसर बनेगा दैट विल कम आउट टू बी 36। यस, ठीक है, कंप्लीट है ये। एक और बोनस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला पैटर्न देखा था हमने कि भाई इतने सारे अननोन्स आ गए थे तो कंप्लीट स्क्वायर्स बन गए। अब ऐसा ये क्वेश्चन और भी पूछा गया था सीक्वेंस एंड सीरीज में से 2020 में। इसमें भी तुम नोटिस करो, स्टेटमेंट देखो, पता चल जाएगा कि ये वाला पैटर्न कितना ज्यादा पूछा जाता है। ए बी सी डी पी आर द नॉन जीरो रियल नंबर्स, और ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी काइंड ऑफ पी में। तो देख के डर जाएंगे पहले तो कि सर इतने ज्यादा अननोन्स आ गए हैं ए बी सी डी पी। बट अब अगर तुम्हें पता है तो देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर चल रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं क्या, बन जाएंगे। ए स्क्वायर पी स्क्वायर उठा लेंगे पहले से, दूसरे से ये उठा लेंगे, तीसरे से ये उठा लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन गया सर। किसका, ए पी माइनस बी का। तो आगे वाले भी कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएंगे, इनका सम 0। और मुझे तो पैटर्न देख के आइडिया लग गया कि पहला ए पी माइनस बी का स्क्वायर है, दूसरा क्या बन रहा होगा, पी बी माइनस सी का स्क्वायर बन रहा होगा, तीसरा पी सी माइनस डी का होल स्क्वायर। तीनों को एक ही टाइम पे 0 होना है, तो पी की वैल्यू फर्स्ट वाले से बी बाय ए, सेकेंड वाले से सी बाय ए बी, एंड देन डी बाय सी। सो क्या आंसर आ गया, दैट सर ए बी सी डी आर इन जी पी, कॉमन रेशियो बराबर आ रही है पी के। तो ये वाला पैटर्न अब मैं याद रखूंगा नेक्स्ट टाइम से। फाइन, ओके, सो दिस इज इट। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। 2 क्वेश्चन हमने मॉडुलस पे करे, 3-4 क्वेश्चन हमने रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे करे। तो कुछ टॉपिक्स आपने ऐसे नोटिस करे होंगे जो आप शायद पहली बार कर रहे होंगे, कोई चीज आपने पहली बार सीखी होगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। यस, तो मार्क्स ऐप पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एज वेल। फाइन, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी वहां से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। फाइन, ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।